यस मैम। ठीक है, हमने यहाँ पर कर लिया था फैशन डिजाइन। हमने फिर जो है फैशन संबंधी कुछ शब्दावली करी थी, फैशन, शैली, फैड्स, क्लासिक। फिर हमने फैशन का विकास करा था, जहाँ पर हमने फ्रांस, सिलाई मशीन, इंडस्ट्री क्रांति, स्कर्ट्स और रेडीमेड कपड़े, मिक्स एंड मैच ये किया था। फिर हमने किया था फैशन का विकास, जिसमें था फैशन साइकिल। फिर फैशन व्यापार, इसकी अलग अलग स्टेजेस, विनिर्माण, संवर्धन है। और फिर हमने अलग अलग स्तर किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था खुदरा संगठन होते हैं, फिर क्रय एजेंसी होती है, जो कि जो जना सामान खरीद के दुकान में ला रहा है और जो उसे बना रहा है उसके बीच का एजेंट होता है वो। उसके बाद निर्यात उद्यम, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लोग। फिर हम आते हैं आगे, जो हमने करा था, एक था लक्षित बाजार, कि हमें कहाँ पर सामान को बेचना है। फिर हमने बाजार का विभाजीकरण किया था, जिसमें था जनांकीय विभाजन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर भौगोलिक विभाजन जहां पर मार्केट है उसके हिसाब से, फिर मनोवृत्ति परक विभाजन, मतलब हमारे दिमाग, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से, और व्यवहार गलत। इस तरह का आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। बेटा शायद कुछ बच्चों आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, कुछ बच्चों का फिर वीडियो माइक ऑफ, इसलिए भी हो सकता है। माइक तो ज्यादातर ऑफ है। अब आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। हमने ये देखा था व्यापारी को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसे सही व्यापार चुनना होता है, जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, जिसका मार्केट हो, लोग खरीदते हो। फिर सही स्थान पे दुकान होनी चाहिए। फिर सही समय पर सही चीज बेचनी होनी चाहिए। जो सामान वो खरीद के लाता है उतनी ही मात्रा में लाना चाहिए, जितने पे उसे ना नुकसान, बहुत ज्यादा ना नुकसान हो और ना सामान बचा रहे। फिर सही मूल्य पे सामान बेचना है, कि सामान बिक भी जाए और उसको प्रॉफिट भी हो। और सही संवर्धन, मतलब सही तरह का उसको मार्केटिंग करनी चाहिए, जिससे उसको फायदा हो। फिर हम आते हैं फैशन के खुदरा संगठन, जो मैंने आपको बताया था, छोटे एकल स्टोर, विभागीय स्टोर और श्रृंखला स्टोर। अब हम आते हैं इसके प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं जब हम फैशन का व्यापार करते हैं। ठीक, तो फैशन के व्यापार के जो मुख्य हमारे विभाग है, पहला है व्यापारिक विभाग। व्यापारिक विभाग में क्या आता है? व्यापारिक नियोजन और नियंत्रण, विक्रय, फैशन संबंध, मतलब जो सामान खरीदना है, जो सामान उसे बेचना है, उसके लिए तैयारी करना, उसका नियंत्रण करना। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। उसका सामान लेकर आना और फैशन जो चल रहा है उसके अनुसार उसमें कोऑर्डिनेट करना, कि जो सामान लेकर आए वो बिकेगा। फिर आता है विक्रय और संवर्धन प्रभाग। विक्रय और संवर्धन प्रभाग कौन से होते हैं? जिसमें बेसिकली ये आ जाता है कि हम किस तरह से अपने सामान को बेच रहे हैं, किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे। इसमें आता है विज्ञापन, दृश्य व्यापार, विशेष घटनाएं, प्रचार और जनसंपर्क। प्रचार और जनसंपर्क, दृश्य व्यापार, जैसे आप शॉप में जाते हो, अलग अलग तरह का डिस्प्ले होता है, किस तरह से सामान को लगाना है, बच्चों का लगाना है, बड़ों का लगाना है, दृश्य व्यापार। माइक बंद करो बच्चे। ज्योति आप भी माइक बंद करो। वर्षा बेटा माइक ऑफ करो। हाँ, फिर हम आते हैं अगले पे, वित्त और नियंत्रण प्रभाग। कोई भी अगर चीज बेचने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट हो गई। तो इसमें जो है वित्त और नियंत्रण विभाग, कि हमने कितने का सामान लिया, कितने का बेचा, कब खरीदा, हमारे पास कितना सामान बचा है, कितने पैसे बचे हैं, ये सब आते हैं वित्त और नियंत्रण प्रभाग। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है? फिर आता है सोनम का खुला हुआ है। किसका? मैम सोनम से। सोनम कोमल यादव, बेटा माइक बंद करो। फिर आता है हमारा प्रचालन विभाग, मतलब हम जो सामान लाते हैं उसे स्टोर करते हैं। तो जब हम एक दुकान खोलते हैं बेटा, तो हम सबसे पहले सामान खरीदते हैं, हम पैसे का इंतजाम करते हैं, जो सामान आ रहा है उसे बेचने का इंतजाम करते हैं, और बेचने से पहले उसको बेचना भी तो पड़ेगा, हमें उतना ही सामान लेना चाहिए। सोनम अपना माइक बंद करिए। सोनम सिंह ने अभी भी माइक बंद नहीं किया। सोनम अपना माइक बंद करो।
बेटा अगर आप सोनम आपका माइक ऑफ नहीं हुआ तो मैं आपको वेटिंग रूम में वापस डाल दूंगी, आप दोबारा से एंट्री लोगे। तो प्रचालन विभाग, जहां पर हमें अपने सामान को स्टोर करना है वो है हमारा प्रचालन विभाग। और एंड में आता है, बेटा ये सब आप टॉपिक्स नोट कर लो, अभी मैं आपसे ये सब पूछूंगी फोटो दिखाकर। फिर है कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग। इसमें क्या आता है कि अब जो है स्टोर में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आप अगर कभी मॉल में भी गए हो तो गार्ड भी होता है, सामान जो दिखा रहा है वो भी होता है, जो काउंटर पे बैठा होता है व्यक्ति वो भी होता है, और इन सब के अलावा कुछ बैक एंड पे भी काम करते हैं जो सामान को खरीदते हैं। साड़ी की दुकान में जाओ, जो साड़ियों को फोल्ड करते हैं, ऊपर से सामान लाते हैं, वापस रख कर आते हैं। तो इतने सारी तरह के लोग एक ही स्टोर में काम करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो विभाग है वो है कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग। तो व्यापारिक प्रभाग, उसके बाद आता है विक्रय और संवर्धन प्रभाग, फिर है वित्त और नियंत्रण जो कि पैसों से रिलेटेड है, विक्रय और संवर्धन जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, व्यापारिक प्रभाग हमें क्या सामान खरीदना है और क्या बेचना है, प्रचालन विभाग सामान को कैसे रखना है, और कार्मिक और शाखा स्टोर मतलब हम जो लोग उसमें वहां पर काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें क्या क्या करना है। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपको जीविका और करियर के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में वैसे ज्यादातर आप खुद ही करोगे कि कौन सा किस तरह से आप करियर बना सकते हो। आप पहले कुछ कुछ मुझे बताओ, हम इसमें क्या क्या करियर बना सकते हैं, फैशन डिजाइन और व्यापार, और हमें इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कोई बच्चे बताओ। जल्दी बताओ बेटा, अगर हमें फैशन डिजाइन और व्यापार में अपना करियर बनाना है तो हमें क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। मैम हमें फैब्रिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में पता चलना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में पता होना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। मतलब हमें फैशन में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फैड है, कौन सा क्लासिक है, लोग क्या क्या डिमांड करना चाहते हैं, उसके बाद कितने पैसे में बेचना है। तो हमें फाइनेंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पैसे बेचेंगे, कितना पैसा हमें प्रॉफिट में होगा, कितना सामान ऑर्डर करें। उसके बाद हमें मार्केटिंग आनी चाहिए, अपने सामान को बेचना आना चाहिए। आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा और आप उसे अगर एंटरटेन ना करो तो वो भी बेकार है। फिर पूर्वानुमान लगाने की योजना कि हमें क्या ऑर्डर करना है, फैशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फैशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, फैशन डिजाइन, कपड़ों, इन सब के बारे में हमें ये सब पता होना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि इसमें डिजाइनर, व्यापारी और बाजार चलाने वालों के पास पैसा तो होना ही चाहिए, और इसके बाद पूर्व अनुमान लगाने की योजना होनी चाहिए कि फैशन में आगे चल के क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कितना सामान हम बेचेंगे, कोई भी जो डिजाइन आई है वो फैशन के किस दौर में है, क्या वो फैशन की शुरुआत में है या वो ऊपर जा रही है या वो फैशन खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद विश्लेषणात्मक योग्यता, मतलब एनालिसिस करना कि इंडस्ट्री में, जैसे अभी बजट आने वाला है तो इंडस्ट्री में फैशन को कितना पैसा मिलेगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था का हमारी फैशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो बजट आने वाला है क्या इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, किस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर असर पड़ेगा। फिर है संप्रेषण योग्यता। संप्रेषण योग्यता मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना आना। अब जो भी जना इस इंडस्ट्री में है उसे बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे जिससे आप सामान खरीद रहे हो उससे दाम लगवाना है, फिर आप जिसको सामान बेच रहे हो उससे सही दाम पे सामान बेचना है, लोगों को जिनसे आप काम करवा रहे हो उनसे काम करवाना आना चाहिए, फिर आपको इसका विज्ञापन भी देना होता है, विज्ञापन में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, कम से कम बात में आप सबसे ज्यादा से ज्यादा मैसेज कैसे पहुंचा सकते हो, ये सब संप्रेषण योग्यता आनी भी जरूरी है। तो फैशन डिजाइनिंग जो है आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, और जितना आप क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाओगे नौकरियां या अपना स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो आप इसमें एक छोटा सा डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिसके बाद एक लो ग्रेड आपको एक नॉर्मल सा जॉब मिल सकता है, एक्सपीरियंस के साथ पैसे बढ़ते चले जाएंगे। आप एक डिग्री का कार्यक्रम भी ले सकते हो, डिग्री और डिप्लोमा में तो फर्क पड़ता है। डिप्लोमा के साथ साथ छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स भी आते हैं जो कई बार 3-3 महीने के भी होते हैं, जिसमें आप किसी में सिर्फ कटिंग कर लेते हो, किसी में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सीख लेते हो, किसी में सिर्फ स्केचिंग सीखते हो, या सिर्फ मर्चेंडाइजिंग या फिर सामान को बेचना सीखते हो। तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री भी कर सकते हो 6 से 1 महीने में, और डिग्री जो है वो तो 3 साल की ही होती है, 4 साल की भी डिग्री होती है जो निफ्ट वगैरह से होती है। इसके बाद आप 2 साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी कर सकते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, जो कि 3 साल की डिग्री के बाद होती है, और आप चाहो तो अलग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हो।
आप पीएचडी भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप आगे कितना भी पढ़ते जाओ और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आपको उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नौकरी के लिए भी और अपने कार्य के लिए भी। तो इसके कार्य क्षेत्र क्या होंगे? ऑब्वियसली ये फैशन की फील्ड में ही चलेगा और इसमें जो है ज्यादातर जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो अपना काम शुरू कर लेते हैं। अब देखो अगल बगल आप पूछना चाहो तो एक छोटा सा टेलरिंग शॉप या बुटीक तो खोल ही सकते हो और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली कुछ फैशन डिजाइनिंग की जीविकाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहला है दृश्य व्यापार, मतलब विजुअल डिजाइनर। अब आप मॉल में जाओ, अभी आप क्रिसमस पे गए थे, आपने देखा होगा पूरा मॉल जो है वो क्रिसमस के अकॉर्डिंग डेकोरेट हुआ था। रिपब्लिक डे पे गए थे तो सारा का सारा जो है इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर्स से सजा हुआ था। तो ये सब कुछ किस तरह से हम उसे डिजाइन कर रहे हैं, ये है दृश्य व्यापार। फिर फैशन डिजाइनर, ये तो आपने देखा ही होगा, जो लोग फैशन को डिजाइन करते हैं, नए नए फैशन लाते हैं, फैशन शोज करवाते हैं, नए डिजाइन बनवाते हैं। फिर सेट डिजाइनर, ये हो सकता है आप में से कुछ को ना पता हो। सेट डिजाइनर का मतलब है जैसे टीवी और वीडियोस में, मूवीज में पीछे आपने देखा होगा सेट्स लगे होते हैं, पर्दे से भी लगे होते हैं, किस तरह से रूम को हमें सजाना है, उसके इंटीरियर्स किस तरह के होंगे, ये होता है सेट डिजाइनर। और उसके बाद एक इंटीरियर डिजाइनर जो है वो भी हम फैशन डिजाइनिंग और मर्चेंडाइजिंग की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको किस तरह का कपड़ा लेना है, कौन सी वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स किस तरह के डालने हैं, इस सब पे जो है हमें टेक्सटाइल्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये जो है फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास ओपन हो जाते हैं और उसके बाद छोटी छोटी दुकानों में भी काम कर सकते हो, बड़ी दुकानों में भी, होटल में, हॉस्पिटल्स में। ये सब वो जगहें हैं जहां पर आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यस मैम। चलो अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अगर आपको अपना याद हो। मैं एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसमें मुझे बताना कि ये किस तरह के स्टोर है। सबसे पहले आपको ये वाला स्टोर नजर आ रहा है बेटा? ये कैसा स्टोर है? एकल स्टोर है, सिंपल स्टोर दिख रहा है, ये कैसा है, या मल्टी बहुत बड़ा स्टोर लग रहा है? मैम एकल स्टोर। ये एकल स्टोर है, ये एकल स्टोर है। फिर हम आते हैं इन पे, जैसे पैंटालून्स है, डी मार्ट है। इसमें आप देखो बहुत सारी तरह के हमारे पास स्टोर्स होते हैं, इसमें बहुत सारी तरह का हमारे पास सामान होता है ना? यस मैम। तो ये जो है हमारे हो जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये मैंने आपको पिछले में भी करवाया था। फिर पैंटालून्स, ये जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है और एक चेन स्टोर भी है, क्योंकि पैंटालून्स अपने आप में भी एक ब्रांड है और इसमें भी आपको पैंटालून्स के अलावा अगर और कुछ मिलेगा तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर भी बन जाएगा। फिर हम अगर आए मोंटे कार्लो, इसमें अगर आप देखोगे तो मोंटे कार्लो जो है ये प्योर एक तरह से चेन स्टोर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ मोंटे कार्लो का ही सामान मिलेगा, मतलब सिर्फ एक ही ब्रांड का सामान मिलेगा और जहां भी आप जाओगे मोंटे कार्लो के स्टोर में मोंटे कार्लो का सामान मिलेगा। ओके, तो ये जो है ये हो जाते हैं हमारे चेन स्टोर्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ आया बेटा? चलो अब हम देखते हैं जो हमने अलग अलग लेवल्स करे थे कि हमारे किस किस लेवल पे लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दुकान दिख रही होगी आप सभी को। यस मैम। तो जो दुकानदार है वो जो है ऑर्डर करता है कि उसे कैसा सामान लेना है। क्लियर? जो जना सामान बना रहा है वो अपने यहाँ सामान बनाता है। फिर हमारे पास कुछ इस तरह के जो है बाइंग एजेंट्स या क्रय एजेंट्स जो हमने पढ़ा था, ये लोग क्या करते हैं, जो भी जना सामान अपनी दुकान में बना रहा है उसको ऑर्डर देते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो। फिर से कोशिश करो बेटा, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ, ये जो क्रय एजेंट है ये तय करता है, इससे पूछकर, जो दुकानदार है इससे पूछेगा कि उसे कैसा सा सामान चाहिए और इससे पूछकर ये बाजार से सामान जो लोग बनाते हैं उनसे खरीदेगा। खरीदने के बाद रेट तय करेगा, क्वालिटी चेक करेगा और यहां से लेकर वापस इस दुकानदार को ये देता है। जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस वगैरह होते हैं वो भी अपनी डिमांड्स बताते हैं और जो एक्सपोर्टर्स है, मान लीजिए अगर मैं इसे एक्सपोर्टर मान लूं या निर्यातक मान लूं, तो ये जो एक्सपोर्टर है ये भी अपनी जरूरत किसे बताएगा? बाइंग एजेंट्स को या क्रय एजेंट को, और ये भी यहाँ लोकल बाजार से खरीद कर जरूरत के हिसाब से इसको सामान दे देता है। इज दैट क्लियर? ये अलग अलग लेवल्स हो गए जो कि हमने पढ़े थे कि किस किस तरह से काम होता है इस इंडस्ट्री में, कौन कौन लोग काम करते हैं। फिर हम अगले पे आते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इस तरह का कुछ हमारा एक एक्सपोर्ट हट होता है जहां पर काम चल रहा है। ये देखो सारे अलग अलग तरह के लोग हैं।
इतने सारे लोग जब काम करेंगे तो हमें एक क्रय डिपार्टमेंट भी चाहिए, सॉरी क्रय नहीं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी चाहिए जो इन लोगों के साथ डील करे। फिर यहाँ पर देखिए कितनी तरह के डिपार्टमेंट है, ये लोग बना रहे हैं, ये बैकएंड है जहां पर ये एक बाइंग एजेंसी भी हो सकती है। ये देखो ये एक बाइंग एजेंसी है, ये जो बाइंग एजेंसी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लोग जो है बातें करते हैं किससे सामान खरीदना और किसको बेचना है। जैसे कस्टमर केयर होती है ना, कई बार आपका सामान गलत आ जाता है, अमेजोन से मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से, तो आप फोन करते हो, तय करते हो, कुछ कुछ उसी तरह का है कस्टमर केयर, लेकिन ये सामान को खरीदना और बेचना करता है। ये जो है मैन्युफैक्चरर है जो सामान को बनाता है। तो क्रय एजेंट क्या करेगा, इससे सामान खरीदेगा और किसको बेचेगा ये सामान। क्या ये अपनी दुकान लगाएगा? बताओ बेटा, क्या ये अपनी दुकान लगाएगा? नो मैम। ये किसको सामान बेचेगा? मैम दुकानदारों को भी बिल्कुल, ये शॉप्स को या फिर एक्सपोर्टर्स जो हमारे निर्यात करते हैं सामान, जिन्होंने ऑर्डर किया होगा, ये उनको सामान बेचता है उनकी जरूरतों के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास अलग अलग लेवल्स भी हो गए। फिर हम लास्ट पे आते हैं जिसपे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि किस किस तरह का हमारा स्टोर्स भी होते हैं। अब मैंने आपको एक बताया था कि एक ऑप्शन हमारे पास होता है विजुअल डिजाइनिंग का, हमने जब करियर की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था। अब ये आप देखो, ये एक डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें कितना अच्छा लग रहा है ये डिस्प्ले। क्या ये कोई भी कर सकता है? इसके लिए भी तो एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये है एक तरह से विजुअल डिस्प्ले। ये नीचे वाले में भी आप देखो, ये जो है ये सब क्या है, ये है हमारे विजुअल डिस्प्ले, जिसमें हम किसी भी चीज को अलग अलग तरह से लगाते हैं। और इसी तरह से हमारा रेवोल्यूशन भी आया था। देखिए सिलाई मशीन आने से क्या हुआ था, अलग अलग तरह की हमारे पास डिजाइनिंग हो गई थी। अब कितने सारे ऑप्शंस हैं, हम सिलाई कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शंस क्या है, हम खुद से सिलाई कर सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, या फिर हम कपड़े खरीद सकते हैं, मार्केट में कपड़े बना सकते हैं, कपड़ों को कलर कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। ये देखिए फैशन डिजाइनर्स हैं जो स्केचिंग कर रहे हैं। फिर अगर हम चाहें तो ड्रेपिंग कर सकते हैं। देखिए ड्रेपिंग में क्या होता है, हम कपड़े को काट के नहीं बनाते, उसको जोड़ के बनाते। ये सारा फैशन डिजाइनिंग हो गया। फिर ये है फैशन मर्चेंडाइजिंग, दुकान में हम सामान लगाएंगे। ये दुकान आपको क्या लगता है, ये वाली जो दुकान है ये किस ग्राहक के लिए होगी? ये वाली देख के बताओ, जहां पर मैंने येलो कलर का लिया हुआ है, बताओ ये दुकान किन लोगों के लिए? बच्चों के लिए है। मैम इसमें गर्ल्स गारमेंट्स हैं। बिल्कुल, इसमें गर्ल्स के गारमेंट्स हैं, तो ये ज्यादातर आपको देख के लग रहा होगा कि ये ना बच्चों के लिए काम आएगा और ना ही ये बहुत ज्यादा बुजुर्गों के लिए काम आएगा। सीजन बताओ कौन से सीजन का होगा सही समय, गर्मियों का या सर्दियों के लिए? ये समर वेकेशन। गर्मियों के लिए। अब आपको मौसम भी समझ में आ रहा है। क्या ये बहुत महंगे कपड़े होंगे या नॉर्मल होंगे? अच्छा ये बताओ, ये वाले कपड़े आपको ज्यादा महंगे लगेंगे या ये जो मैंने रेड से बनाया, कौन से वाले कपड़े ज्यादा महंगे होंगे? इसको देख के क्या लगता है, ज्यादा महंगे होंगे? तो आपका दुकान अगर किसी बहुत मॉल वगैरह में है तो आप ऐसे कपड़े लेने की कोशिश करोगे जहां पर लोग अट्रैक्ट हो, और अगर किसी छोटी जगह पर है, कॉलोनी वॉलोनी में है, तो आप ऐसी दुकानें लोगे। अब विजुअल मर्चेंडाइजिंग में हमने बताई दिया आपको, जैसे ये बैकग्राउंड है, ये कैसा लगाना है, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे करना है। फिर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हम ये कपड़े किस रेंज के होंगे, ये कहाँ पर हम लगाएंगे, हम कौन सी दुकान अपनी लगाएंगे, जितने सारे लोग काम करते हैं उनके साथ हमें काम करना है। उसके बाद सेट डिजाइनिंग, जैसे पिक्चरें वगैरह अगर बनती है तो उसमें सेट्स भी तो ऐसे ही लगे होते हैं पीछे, ये काम भी फैशन डिजाइनर्स करते हैं। इसमें इंटीरियर का भी काम है कि कौन सा स्टूल रखेंगे, कौन से कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है हमने कलर कॉम्बिनेशंस में पढ़े थे, तो देखो इसमें ज्यादातर जो कलर्स हैं वो पिंक और पर्पल कलर के। तो कलर व्हील पे हमें कौन से कलर्स लगाने हैं। अगर ये क्रिसमस होता तो आपको ज्यादातर जो है रेड और ग्रीन में मिलते हैं, और रेड और ग्रीन जो है वो विपरीत रंग योजना होती है, क्योंकि लाल और हरा कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो बेटा हमने अब तक जो जो किया है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं क्या? यस मैम। बच्चों को ये क्लियर है? हाँ बेटा, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम इस लेसन को नहीं करेंगे, अगला लेसन करेंगे। मैम हमें ना एक बार वो विश्लेषणात्मक योग्यता वाला बता दो एक बार। विश्लेषणात्मक, हमने आपको याद है हमने करा था, एक फैशन साइकिल पढ़ा था,
मैम। पढ़ा था ना? मैम। तो जैसे फैशन साइकिल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है फैशन का भी एक साइकिल होता है। जैसे ये है हमारा कितनी डिमांड है और कितना समय है, यहाँ पर हमारी सेल आती है और यहाँ पर हम समय लगाते हैं और हमारा फैशन ऐसे चलता है। अब हमें ये देखना है विश्लेषणात्मक में कि हमारा जो फैशन है, हम कोई कपड़ा ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ये बढ़ेगी इसकी जरूरत या ये उतरने वाली स्टेज पे, क्या ये विश्लेषण करने की जरूरत है या नहीं। अगर कोई भी सामान मेरा मान लीजिए यहाँ पर एक ड्रेस है ए कलर ए और ये है बी, तो बताओ मेरे को अगर ऑर्डर करना है तो मैं आज के दिन ए का ऑर्डर ज्यादा बड़ा करूंगी या बी का? हमें ए का। मैम ए का। ये सबको समझ में आ गया? ए का इसलिए करूंगी क्योंकि जो है इसकी डिमांड अभी बढ़ने वाली है और सस्ते में अगर मेरे को सामान निकालना है, सेल लगानी है, तो मेरे को बी को कैसे निकालना पड़ेगा? सेल में। यस मैम। ये विश्लेषण हुआ या नहीं हुआ? विश्लेषण है ये। उसके बाद अभी आप देखो कल हमारा बजट आने वाला है 1 तारीख को। बजट में हमें टैक्स में छूट मिलेगी, लोगों को कपड़े सस्ते होंगे, कपड़े महंगे होंगे, ये सब हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा? यस मैम। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी विश्लेषणात्मक या फिर एनालिटिकल कैपेबिलिटी में, जो कि हमें यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा? कोई और डाउट अगर किसी को कुछ पूछना हो तो? नहीं? चलो मैं एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बता देती हूँ बेटा, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, क्योंकि इस बार सबको पता है ना लंबे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में। यस मैम। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस का, जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपनी क्लास में शेयर कर देना, ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। एक बार हम डिस्कस करते हैं फैशन के प्रमुख विकास की। 1 मिनट।